आज हमारा जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही मज़े की केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले इसमें हम हिस्ट्री देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी किसने रिप्रेजेंट की थी? जैकोब बर्ज़ेलियस ने। कब की थी ये? 1809 में। 1809 में ये रिप्रेजेंट की थी। और उसका क्या कहना था? उनका कहना था कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनती है और ये लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं होती। ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमें वाइटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ये किसका कहना था? जैकब बर्ज़ेलियस का। इसने क्या कहा था? ये सारे पॉइंट्स दिए थे। ये किस चीज़ के पॉइंट्स हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी के। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1828 में इसकी रिजेक्शन हुई क्योंकि फ्रेडरिक बोलर ने क्या किया, सिंथेसाइज कर लिया यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम सायानेट से, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी यहाँ पे उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ नहीं किया, उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करके हमें क्या दे दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखें, ये देखें, ये हमारे पास है अमोनियम सियानेट। अमोनियम सायानेट का हमारे पास ये आ गया अमोनियम सायानेट। ठीक है। NH4CnO। ठीक है। ये जब हमारे पास रीअरेंज हुआ तो इसका क्या हो गया? हमारे पास यूरिया आ गया। यानी कि हमारे पास जो जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिक बोलर, उसने ना ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अमोनियम सायानेट से सिंथेसाइज कर लिया और इस तरह क्या हुई? वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन हो गई। तो इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है हमारे पास, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन से हाइड्रो और कार्बन से कार्बन। ठीक है। इस तरह के कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन हो, या उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें कार्बन जो है यानी कि वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है। अब कार्बन जो होगा हमारे पास एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए डेरिवेटिव्स में। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स होते हैं और फिर उनके डेरिवेटिव्स बनते हैं आगे, और फिर हम उनको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अभी हमने डिस्कस किया यूरिया। यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वही लिख लेते हैं हम। H2N C डबल बॉन्ड ONH2। अब यहाँ पे कार्बन क्या है? कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने एक एग्जांपल में ऐसे लिख दी। ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ जो फार्मूलाज होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चर फार्मूला। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे फार्मूला आते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब फार्मूलाज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। हमारे पास सबसे पहले है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को हर एलिमेंट के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब शो कर रहे हो हमारे पास, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एक हमारे पास वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और एक हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है जो होल नंबर रेशो देता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या करता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को देता है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms of each element। हर एलिमेंट के जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किस तरह? आप देखें, मैं बताता हूँ आपको। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्यूटेन की एग्जांपल, C4H10। ठीक है। ये अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्यों? कैसे भला? कि इसके अंदर 4 कार्बन के एटम्स हैं। कार्बन हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। 4 कार्बन और हमारे पास 10 हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये एक्चुअल नंबर जो हमें दे रहा है ना, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के कितने? कार्बन के कितने? 4 एटम है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 10 एटम है। ठीक है। तो ये मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें हम जो है ना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं देते उसमें हम, वो यहाँ पे हमारे पास है नहीं, जब होगा तो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेकंड हमारे पास है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है हमारे पास?
एक्चुअल नंबर ऑफ, जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना, एक्चुअल नंबर नहीं, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि एग्जैक्ट अरेंजमेंट होती है, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होती है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो ये क्या होगा, हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। इसकी अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन है हमारे पास, ठीक है। अब किस तरह हम लिख सकते हैं, इसमें ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं हमारे पास। इसका फार्मूला क्या होगा, C4H10, एल्केन है ये, ठीक है। अब क्या करना है हमने, सिंपली इसको देखते हैं हम, इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी। 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे हर जगह पे 4 4 बॉन्ड हमने लगा दिए। और हाइड्रोजन हमारे पास एक एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, किसके साथ, कार्बन के साथ। अब ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट है किसकी, डिफरेंट, जो हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं। जैसे हमारे पास कार्बन की किस तरह है, कार्बन तो हमारे पास वैसे भी स्ट्रेट चेन में है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन की किस तरह अरेंजमेंट हो रही है, ये हमें शो हो रही है स्ट्रक्चरल फार्मूला से। एन ब्यूटेन की जो एक्चुअल हमारे पास, जो हमारे पास एग्जैक्ट अरेंजमेंट है, वो हमें किससे शो होगी, स्ट्रक्चरल फार्मूला से शो होगी। ये तो हमारे पास था एन ब्यूटेन का क्या